ऑलराइट, सो इस लेक्चर में अपन क्वेश्चन 34 से 61 डिस्कस करेंगे। और अगर तुमने क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट नहीं किए तो मैं क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तुम लोग लेक्चर देखते हुए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते सर 36 मिनट हो गए। हो। मैं सारे डिस्कस करूंगा एक एक करके। ओके। ये आंसर की से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 34। देखो इस सवाल में क्या दिया है, रेक्टेंगुलर टैंक is placed on a horizontal ground. It is filled with water to a height of h above the base. A small hole is made on one vertical side at a depth of d below the water level of the tank. The distance x from the bottom of the tank at which the water jet from the tank will hit the ground. तो यहाँ पे तो बस रेंज का फॉर्मूला लगाना है ना। इसमें यस सर। सिचुएशन देखो क्या दिया हुआ है, पानी का लेवल दिया हुआ है, h हाइट तक पानी भरा हुआ है और स्मॉल होल को सरफेस से डी डेप्थ में नीचे क्रिएट किया, राइट। तो अगर ये टोटल हाइट h है तो होल के नीचे हाइट ऑफ फॉल क्या होगा, जो भी एफ्लक्स यहाँ से आ रहा होगा उसका हाइट ऑफ फॉल h माइनस डी होगा। और रेंज का फॉर्मूला कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर तुम्हें इनकेस फॉर्मूला याद नहीं हो तो यहाँ से जो स्पीड होगा एफ्लक्स का वो तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स g इंटू हाइट ऑफ वाटर अबाउ द होल, ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होगा। एंड टाइम ऑफ फॉल 2h बाई जी का अंडर रूट, h मतलब हाइट ऑफ फॉल जो कि इस केस में h माइनस डी होगा बाई जी का अंडर रूट। और हॉरिजॉन्टली वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो रेंज को v इंटू टी कर दो, तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ height of water above the hole which is d in this case and height of fall of efflux which is h minus d. Okay, so कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन 35, a jet of water with cross sectional area 6 centimeter square strikes a wall at an angle of 60 degrees to the normal। मान लो ये वॉल है और यहाँ पे 60 डिग्रीज विद द नॉर्मल, इस एंगल पे वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा है और इलास्टिकली रिबाउंड कर रहा है विदाउट लूजिंग एनर्जी। और इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है 12 मीटर्स पर सेकेंड और फोर्स पूछा। तो ऐसे टाइप के सवाल याद है अपन ने सीखा था पहले, वेलोसिटी 12 से 0 कर दो या फिर v से 0 कर दो, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को इसको v मान लेते, v से 0 करने के लिए इस तरफ रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगाया होगा। जब भी वेलोसिटी 0 से v या फिर v से 0 चेंज होता है तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि उस पर रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगा होगा, राइट। और ये वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 से v बढ़ गया होगा तो इस तरफ भी रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगा होगा। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टली कैंसिल हो जाएगा और वर्टिकल में 2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर cos 60 आ जाएगा विच इज सिंपली रो ए वी स्क्वायर, है ना। पानी का डेंसिटी 1000, क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी 12, तो 12 इंटू 6 72। तो इससे क्या आ रहा है आंसर, 7.2 आ रहा है ना, 7.2 न्यूटन्स, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखो अभी। सर 35 का पीछे बी दिया है। अच्छा बी दिया है क्या, कुछ मिस कर रहे हैं क्या, एक सेकेंड रुको। √2 आएगा ना। कहाँ पे, ये एंगल 60 दिया है ना। अच्छा देखो यहाँ पे एक मिस्टेक करी अपन ने, ये 12 स्क्वायर होगा ना, वी स्क्वायर, यस तो 144। इंटू 12 भी तो करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है आंसर,
बी मैच हो रहा है ना 86.4, बी दिया है ना आंसर, यस सर, कैलकुलेशन एरर हो गया था। एनीवेज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको कैसे सॉल्व करना है? यस सर। ओके चलो क्वेश्चन 36 देखो अभी। The cross-sectional area of a horizontal tube increases along its length linearly. तो ऐसा एक ट्यूब मान लो, इसका जो एरिया है उसका फंक्शन ही लिख देते। कोई भी चीज अगर लिनियरली इंक्रीज कर रही तो उसको मैं एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो मान लेते क्रॉस सेक्शनल एरिया एम एक्स प्लस सी एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइट। द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एज वी मूव along its length in the direction of flow is best depicted by which of the following graphs। देखो हमें प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ प्रेडिक्ट करना है, तो मुझे एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से एरिया इनटू वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा ना, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मुझे ये मिल जाएगा सम कांस्टेंट अपॉन एम एक्स प्लस सी। मुझे बस ग्राफ का शेप प्रेडिक्ट करना है, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं। और प्रेशर को भी पिक्चर में लाने के लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए मुझे? बर्नौलीज। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो रो जी एच का टर्म तो आएगा ही नहीं, तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ये एक दूसरे कांस्टेंट के इक्वल होगा, प्लस रो जी एच भी रहेगा मगर सारे पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही, हॉरिजॉन्टल ट्यूब दिया हुआ है ना, उसको लेने की जरूरत नहीं। तो प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा? सम कांस्टेंट K2 माइनस हाफ रो वी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर अपॉन एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, सम K2 माइनस सम K1 अपॉन एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा है ना, अब हमें इक्वेशन देखते हुए शेप प्रेडिक्ट करना है। तो इसको एनालाइज करते हैं, इस इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली नहीं होगा, इट शुड बी अ कर्व। और सर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स आई थिंक। यहाँ पे मुझे बताओ जब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो जो सेकेंड टर्म है K1 अपॉन एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ये वाला टर्म डिक्रीज करेगा एक्स के बढ़ने से, और ये टर्म तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है प्रेशर के इक्वेशन में। तो अगर ये टर्म कम होगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? प्रेशर बढ़ना बढ़ना चाहिए। चाहिए। और ये तो अपन खुद से लॉजिकली भी सोच सकते थे कि भाई देखो यहाँ पे एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी तो एक्स के साथ कम होगा, और बर्नौलीज इक्वेशन से स्पीड अगर कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, तो प्रेशर एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो बढ़ने वाले कौन कौन से ग्राफ्स है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये दोनों बढ़ने वाले ग्राफ्स है। सी लीनियर तो पॉसिबल नहीं। ए और डी में क्या फर्क है? ए में जो स्लोप है वो कम होते जा रहा है, राइट, और यस सर। डी में स्लोप बढ़ते जा रहा है। तो मुझे स्लोप पे कमेंट करना है, अगर मुझे स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं ए और डी में से सही आंसर प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। तो स्लोप के लिए डिफरेंशिएट कर लो, स्लोप इज dy by dx which is dp by dx in this case। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, एंड सेकेंड टर्म का माइनस K1 माइनस 2 अपॉन एम एक्स प्लस सी टू द पावर 3 इंटू एम। तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डीपी बाई डी एक्स कम होगा ना। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बताओ? ये ऑप्शन। ऑप्शन ए, वेरी गुड। ओके फिर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया हुआ है जिसका हाइट है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है टैंक का, इनिशियली एम्प्टी है, when it is kept under a tap of cross sectional area of 1 centimeter square। तो देखो सिचुएशन क्या है, ये टैंक मान लेते, टैंक का एरिया कैपिटल ए दिया हुआ है और इसको एक टैप के नीचे रखा हुआ है। टैप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द टैप विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से 2 मीटर्स पर सेकेंड से पानी टैंक में एंटर कर रहा है। देयर इज अ स्मॉल होल in the base of the tank of cross sectional area 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक होल है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का,
the variation of height is best represented by. तो देखो हाइट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे पानी का एच हाइट बढ़ चुका है, राइट? तो नीचे वाले होल से जो पानी बाहर निकल रहा होगा उसका स्पीड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2gh। 2gh। तो अभी यहाँ पे पानी अंदर भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है, तो और क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे पता है वेसल का, कैपिटल ए मान लेते। तो पानी जो अंदर जा रहा है उसका फ्लो रेट क्या होगा, 2 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। दिस इज द इनगोइंग वाटर। और जो पानी बाहर निकल रहा है उसका फ्लो रेट अंडर रूट 2gh 0.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं नेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम बोल सकता हूँ। ये वाला टर्म जो है वो वॉल्यूम को बढ़ा रहा है और ये वाला टर्म वॉल्यूम को कम कर रहा है, टैंक के अंदर वाले पानी का। तो इसको मैं d/dt, द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक इज इंक्रीजिंग। और इनसाइड द टैंक इस समय वॉल्यूम क्या होगा, a × h। टैंक का a मतलब 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम्स h। तो देखो सब जगह से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, मुझे इसको SI में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो dh/dt कितना आ रहा है, dh/dt is basically 2 minus अंडर रूट 2gh टाइम 0.5। dh/dt मतलब हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप। और मुझे बताओ कि इस फंक्शन को देखते हुए बताओ, ये फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस हो सकता है क्या, या कंटिन्यूस ही होना चाहिए? कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट? और कंटिन्यूस फंक्शन है तो मतलब ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ऑप्शन बी और डी के अकॉर्डिंग तो स्लोप सडनली पॉजिटिव से जीरो चेंज हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ गई ना इधर स्लोप में। बट इक्वेशन से तो हमें दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आइदर ए सही होगा या फिर सी सही होगा। ए और सी में क्या फर्क है, ए और सी में जो फाइनल स्टेडी स्टेट हाइट है उसमें फर्क है। एज पर ऑप्शन ए फाइनल स्टेडी स्टेट हाइट 1 होना चाहिए, है ना? h इक्वल्स टू 1 को टेंड कर रहा है और ये h इक्वल्स टू 0.8 को टेंड कर रहा है। तो ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हाइट कांस्टेंट कब होगा, जब इनकमिंग फ्लो Equal। आउटगोइंग फ्लो के इक्वल हो जाएगा, उस समय वेसल में जो भी हाइट अटेन किया होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकमिंग फ्लो मतलब 2 मीटर्स पर सेकेंड इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लो अंडर रूट 2gh इंटू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 2 इंटू जी को 10 ले लो इंटू h इक्वल्स टू 16। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ से h की वैल्यू 0.8 आ रही है, तो यस सर। ऑप्शन सी सही होगा, है ना? ओके। सर बी और डी कैंसिल किए। देख यहाँ पे स्लोप से अपन बोल पा रहे, तुमने अभी कंटिन्यूटी पढ़ा नहीं है ना मैथ्स में, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ा है क्या? नो सर। अच्छा, उसमें तुम सीखोगे कि ये जो स्लोप है, स्लोप के बारे में तो तू ग्राफ को देख के कंपेयर कर पा रहे हो ना कि ये स्लोप पहले पॉजिटिव था, इधर इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में पॉजिटिव था और यहाँ पे सडनली जीरो हो गया। यस सर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्लोप जो है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जैक्टली ये चीज क्या होती है तुम बाद में मैथ्स में पढ़ोगे। बट जो भी फंक्शन ऐसे टाइप के होते, ये तो प्रॉपर फंक्शन है ना, एच के साथ वेरी कर रहा है, ऐसे टाइप के फंक्शंस में डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। इसलिए अपन बी और डी को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि स्लोप की वैल्यू सडनली चेंज हो रही। ये टाइम के जस्ट पहले पॉजिटिव था और पॉजिटिव से सडनली जीरो हो गया ना, ग्रेजुअल चेंज नहीं आ रहा। मतलब अगर तू स्लोप वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएगा, स्लोप वर्सेस टाइम के ग्राफ में सिचुएशन ऐसी होगी, ये वाले टाइम पे स्लोप कुछ पॉजिटिव वैल्यू है और उसके बाद सडनली जीरो हो गया, बीच में ऐसे गैप आ गया, इसी गैप को अपन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। समझ में आया अभी मैंने बी और डी क्यों एलिमिनेट किया? ओके सर। और फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। cubical box of wine has a small spout located in one of the bottom corners. When the box is full and placed on the level surface, opening the spout results in the flow of wine with the initial speed of v naught. तो फर्स्ट सिचुएशन में ये स्पीड v naught दिया हुआ है, ऐसे ओरिएंटेशन।
when the box is half empty someone tilts it by 45 degrees. ये second situation, so that the spout is at the lowest point. और इस केस में फ्लो स्पीड क्या होगा ये हमें फाइंड करना. तो फर्स्ट केस में ये वाला हाइट h मान लेते, क्यूब का जो लेंथ है उसको h मान लेते. तो फर्स्ट केस में v नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gh होगी. अगर ये h है तो डायगोनल का लेंथ रूट 2h होगा और डायगोनल का हाफ रूट 2h अपॉन 2, ये लेंथ h बाई रूट 2 होगा. तो सेकेंड केस में जो v2 है वो कितना होगा, अंडर रूट 2gh बाई रूट 2. वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के लिए होल के ऊपर का हाइट मैटर करता है, राइट. इस केस में h बाई रूट 2. तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, हमें v2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ v नॉट. तो v2 अपॉन v नॉट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 2 बचेगा. तो v2 की वैल्यू v नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 2 मतलब 2 टू द पावर 1/4 या फिर फोर्थ रूट ऑफ 2, है ना. ऑप्शन डी मैच हो रहा है. समझ आया सबको ये? Yes, sir. ऑलराइट, फिर क्वेश्चन 39. वाटर इज फ्लोइंग steadily through a horizontal tube of non-uniform cross section. If the pressure of water is 4 into 10 to the power 4 newtons per meter square at a point where cross section is 0.02 and velocity flow is 2 meters per second, what is the pressure at a point where cross section reduces to 0.01? कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सर कंटिन्यूटी से v2 की वैल्यू निकाल मिल सकते जाएगा हैं. और स्पीड मिल गया तो बर्नौली बहुत ज्यादा, है ना. Yes. तो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर एक पॉइंट पे 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. यहाँ का स्पीड v1 दिया हुआ है 2 मीटर्स पर सेकेंड और एरिया 0.02. तो अगर एरिया 0.01, एरिया अगर हाफ हो गया तो स्पीड डबल हो जाएगा. Yes, sir. और यहाँ का फिर हमें प्रेशर निकालना है और हाइट सेम मान लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब दिया हुआ है. तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस हाफ रो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू P2, ये हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर मतलब 16. तो क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पर? डेंसिटी को 1000 ले लो. Sir, option B. ऑप्शन बी मैच हो रहा है इससे. ओके, क्वेश्चन 40 देखो अभी. लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ h. स्मॉल होल इज मेड at the base of the tank. It takes t1 time to decrease the height of water to h by eta and t2 time to take the rest of the water out. और t1 t2 दोनों सेम दिया हुआ. तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें टाइम टू एम्प्टी द वेसल उसका फॉर्मूला याद हो तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो. नहीं तो फिर तुम्हें वापस वो डिराइव करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या था, t इक्वल्स टू a2 by a1. याद है? नहीं, a1 by a2 ना, नीचे होल का एरिया आएगा. मैंने इसका लॉजिक भी Yes. बताया था, टाइम टेकन कैन नॉट बी वेरी स्मॉल. तो ऊपर वेसल का एरिया अपॉन नीचे होल का एरिया, t इक्वल्स टू a1 by a2, अंडर रूट 2 by g का फैक्टर था और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट. तो फर्स्ट केस में जो t1 होगा ये पूरे टर्म्स को कुछ कांस्टेंट मान लेते कि हाइट जो है वो पहले h से h बाई ईटा रेड्यूस कर रहा है, तो ये रूट h माइनस रूट ऑफ h बाई ईटा. एंड सेकेंड केस में t2 जो होगा वो भी t1 के इक्वल है ना, तो उसको मैं h बाई ईटा से 0 रेड्यूस करवा दूंगा, है ना. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ईटा की वैल्यू मिल जाएगी रूट h इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट ऑफ h बाई ईटा. तो यहाँ से ईटा 4 के इक्वल आ रहा है. Yes, sir.
क्वेश्चन 41 इन द केस ऑफ फ्लूइड बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्रेस द एप्लीकेशन ऑफ, ये पढ़ा था अपन ने, एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन होता है राइट। तीनों टर्म्स Yes, को sir. अपन एक तरीके का एनर्जी बोल सकते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंजर्व रहेगा। क्वेश्चन 42, fountains usually seen in gardens are generated by a wide pipe with an enclosure at one end having many small holes। सबने देखा होगा ना ये फाउंटेन्स, पाइप में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं और होल्स में से पानी बाहर निकलते हैं। कंसिडर वन सच फाउंटेन which is produced by a pipe of internal diameter 2 centimeters। तो ये पाइप का डायमीटर दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर्स और इसमें पानी का स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है और इस पाइप में टोटल 100 होल्स है, 100 होल्स ऑफ डाया 0.05 सेंटीमीटर्स और हमें फाइंड करना है कि इन सारे होल्स में से पानी कितने स्पीड से बाहर आ रहा होगा। सब होल्स में से सेम स्पीड से ही बाहर आ रहा होगा, ये अपन अज्यूम करेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, इनकमिंग फ्लो, Sir, A1 V1 is 100 करेक्ट, times A2 V2. वेरी गुड। इनकमिंग फ्लो जो है वो A1 B1 मतलब 3 इंटू 2 सेंटीमीटर्स और आउटगोइंग मतलब एक होल में से वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ वन होल विच इज 0.05, बट ऐसे 100 होल्स में से पानी बाहर निकल रहा होगा तो इंटू 100, तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। इसको सॉल्व करने पर v की वैल्यू क्या आ रही है, So 48. 48 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन 43 देखो अभी। वाटर फ्लोज थ्रू अ फ्रिक्शनलेस डक्ट विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिंग। यहाँ पे तुम देख सकते हो एरिया ज्यादा है और सडनली एरिया कम हो गया A2, तो V1 जो है वो कम होगा एंड सडनली B2 बढ़ जाएगा। तो 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा ना, इफ आई कंपेयर प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2, इफ V2 इज मोर देन V1, पॉइंट 2 पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो P2 P1 से कम होना चाहिए, है ना। तो ग्राफ कैसा होगा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक जहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, तो इस पूरे पोर्शन पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये प्रेशर P1 होगा और फिर P1 से P2 का ट्रांजिशन हो रहा होगा सच दैट P2 इज लेस देन P1। तो पहले ग्राफ कांस्टेंट होगा और उसके बाद ट्रांजिशन होगा और फिर वापस कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है ना, समझ में आया ये लॉजिक Yes, सब? sir. सर वो प्रेशर में वो बर्नौली से भी निकाल सकते हैं वो प्रेशर का यस, रिलेशन। बर्नौली से भी, बर्नौली से ही अपन बोल पा रहे हैं ना ये चीज। हाँ, P2 यस लेस सर. P1 मैंने कैसे बोला, बर्नौली से ही बोला क्योंकि हाइट तो सेम है एंड बर्नौलीज के अकॉर्डिंग प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट होना चाहिए, रो जी एच तो सेम है ना यस सब। सर. तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर पॉइंट 1 पे स्पीड अगर कम है तो पॉइंट 1 का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बर्नौली से अपन बोल पा रहे हैं राइट। यस सर. ओके, फिर 44th क्वेश्चन देखो। सिलिंड्रिकल वेसल इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट ऑफ h, becomes empty in t naught time due to a small hole at the bottom of the vessel if water is filled to a height of 4h। देखो ये भी फॉर्मूला से आ जाएगा ना, टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल डिपेंड्स ऑन व्हाट, यहाँ पे कांस्टेंट मान लो, जो एरियाज ग्रेविटी g और 2 वाले टर्म्स आ रहे थे, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ h पूरा एम्प्टी कर रहे तो फाइनली जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि अगर फाइनल हाइट जीरो है, इसको पूरा एम्प्टी कर रहे, तो टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इनिशियल हाइट। तो अगर हाइट h से 4h कर दिया तो टाइम t नॉट से 2 t नॉट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, यस सर. फिर क्वेश्चन 45, सिलिंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप is 20 centimeters high and 10 centimeters in diameter. A circular hole with cross-sectional area 1 is cut at the center of the bottom of the vessel. Water flows from a tube above it into the vessel at the rate of 100. तो स्टेडी स्टेट हाइट में इनकमिंग और आउटगोइंग सेम हो जाएगा। देखो सिचुएशन क्या है, वेसल का हाइट 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डायामीटर
10 सेंटीमीटर्स। आई थिंक ये 20 सेंटीमीटर्स से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर्कुलर होल को बॉटम पे हमने कट कर दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो मान लेते हैं एच हाइट पे वो स्टेडी हो गया। यहाँ पे पानी का जो फ्लो रेट है, इनकमिंग वाटर 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आउटगोइंग स्पीड जो है, अगर एच हाइट बचा हुआ है तो होल से जो एफ्लक्स निकल रहा होगा उसका स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gh। और स्टेडी स्टेट हाइट में क्या करेंगे, इनकमिंग 100 इक्वल्स टू आउटगोइंग। यूनिट्स का ध्यान रखना, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल्स टू एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी में भी सब कुछ सीजीएस में ले लो, तो अंडर रूट ऑफ 2, हाइट भी सेंटीमीटर्स में निकालना है, तो जी को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 1000 ले लेंगे, राइट, इनटू एच। सो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 टाइम्स एच। तो एच की वैल्यू 10/2, 5 सेंटीमीटर्स आ रही है। यस सर। Okay. A fire hydrant delivers water of density rho at a volume rate of L. The water travels vertically upwards through the hydrant and does 90 degrees turn to emerge horizontally at a speed of v. तो देखो, अगर वॉल्यूम रेट L है और स्पीड v है, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू स्पीड इज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया L अपॉन v होगा। द पाइप एंड नोजल हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सब जगह ये एरिया कांस्टेंट होगा। और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द कॉर्नर ऑफ द हाइड्रेंट। तो वाटर ने उस पर कितना फोर्स लगाया, ये फाइंड करने के बजाय इसका उल्टा भी हम फाइंड कर सकते हैं, कॉर्नर ने वाटर पे कितना फोर्स लगाया होगा। तो कॉर्नर ने सबसे पहले पानी का स्पीड v से 0 चेंज किया होगा, तो इस तरफ रो ए वी स्क्वायर, और यहाँ पे 0 से v बढ़ा दिया, तो इस तरफ रो ए वी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो √2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा। √2 टाइम्स रो, एरिया को L/v लिख दो, टाइम्स v स्क्वायर। तो √2 टाइम्स रो एल वी, ऑप्शन डी मैच हो रहा है। ओके। 47th, vertical tank opens at the top. It is filled with liquid and rests on a smooth horizontal surface. A small hole is opened at the center of the tank. The area of cross section of the tank is n times the area of the hole, where n is a large number. Obviously टैंक का एरिया बहुत ही ज्यादा होगा होल से, और टैंक का खुद का मास नेग्लेक्ट करना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ये भी पढ़ा था हमने। यहाँ पे मान लो टैंक का जो हाइट है वो h है, लिक्विड पूरा टॉप तक भरा हुआ है, और होल को अपन ने साइड के सेंटर पे किया हुआ है इधर। तो यहाँ से जो एफ्लक्स बाहर आएगा उसका स्पीड अंडर रूट ऑफ 2g, ये हाइट h/2, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ gh, ये स्पीड होगा। इसका मतलब पानी एफ्लक्स पे रो ए वी स्क्वायर फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, तो टैंक पे रो ए वी स्क्वायर फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, और जो बचा हुआ मास है पानी का वो कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो फोर्स इक्वेशन लिख दो, F इक्वल्स टू ma, इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ a मान लेते हैं। सो रो ए वी स्क्वायर मतलब gh इक्वल्स टू m रो ए एच टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ah कैंसिल हो गया। अच्छा रुको, यहाँ पे एक मिस्टेक करी अपन ने, होल का एरिया कुछ A2 मान लेते और वेसल का एरिया A1 मान लेते, तो खाली h ही कैंसिल होगा, राइट। और डेंसिटी का टर्म भी कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, A2/A1 टाइम्स g। A2/A1 मतलब कितना,
होल का एरिया अपन वेसल का एरिया, तो 1/n होगा ना, g/n। ये आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? हम लोग इस लॉजिक से भी प्रेडिक्ट कर सकते थे कि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा तो नहीं होगा ना, क्योंकि छोटे से होल से पानी आ रहा है, तो n का फैक्टर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और सारे ऑप्शंस में वो डिनोमिनेटर में ही दिया होगा। ओके, क्वेश्चन 48 देखो अभी। Two water pipes P and Q have diameters 2 into 10 to the power minus 2 and 4 into 10 to the power minus 2 respectively. They are joined in series with the main supply line of water. The velocity of flowing water flowing in pipe P, ये तो आसान है ना, सर इसमें कंटिन्यूटी लगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो। तो पाइप 1 का जो एरिया है वो कांस्टेंट टाइम्स 4 होगा, प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, और A2 का जो एरिया है वो कांस्टेंट टाइम्स 16 होगा। ये पाइप P और ये पाइप Q। तो अगर पाइप Q का एरिया 4 टाइम्स ऑफ पाइप P का एरिया, तो वेलोसिटी ऑफ P जो है वो भी 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ Q होगा। कंटिन्यूटी यस इक्वेशन सर। 49, वाटर फ्लोज इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये पानी का फ्लो रेट दिया। इट फ्लोज आउट फ्रॉम अ होल ऑफ एरिया 10 टू द पावर -4। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना। यस इनकमिंग सर फ्लो 10 कंटिन्यू। टू द पावर -4 इक्वल्स टू आउटगोइंग। अगर वेसल में पानी का हाइट में h मान लो, तो स्पीड कितना हो जाएगा, √2gh इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इससे h की वैल्यू 1/20 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.05 मीटर्स, राइट। क्वेश्चन 50, tank is filled up to a height of 2h with a liquid and it is placed on a platform of height h from the ground. लिक्विड का हाइट 2h दिया हुआ है और इसको एक प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म का हाइट h दिया हुआ है, और ये ग्राउंड का लेवल होगा। द डिस्टेंस x फ्रॉम द ग्राउंड वेयर अ स्मॉल होल इज पंच्ड टू गेट द मैक्सिमम रेंज। तो देखो ये सवाल हमने किया था ना, ग्राउंड से जो यस डिस्टेंस है सर। वो टोटल का हाफ होना चाहिए, अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं 3h/2। सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा, हाइट ऑफ सर हाइट अबव होल अबव मस्ट द बी होल इक्वल टू हाइट बिलो होल। इक्वल्स टू हाइट ऑफ फॉल ऑफ एफ्लक्स। ये h1 और ये h2 सेम होनी चाहिए, है ना। अपन ये लॉजिक यूज किया था डिराइव करते समय। तो डायरेक्टली तुम ग्राउंड से जो हाइट है उसको 3h/2 बोल सकते हो, टोटल हाइट 2h प्लस h का हाफ। क्वेश्चन 51, cylindrical vessel contains liquid of density rho. There are two holes in the side walls at h1 and h2 heights respectively. ये h1 है और ये h2 मान लो, और दोनों होल्स में से जो लिक्विड निकल रहा है उनका रेंज सेम दिया हुआ है। हाइट ऑफ अ होल फॉर विच द रेंज ऑफ एफ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अच्छा देखो यहाँ पे सेम रेंज के लिए तुम्हें याद है, ये अगर h2 है तो ये h1 होना चाहिए। यस सर। तो टोटल हाइट जो होगा वेसल का वो h1 प्लस h2 होगा, और मैक्सिमम रेंज के लिए जो होल है वो सेंटर पे होना चाहिए h/2। h/2 मतलब h1 प्लस h2/2, ये आंसर होगा। यस सर। A large tank is filled with water. Small hole is made at a depth of 10 meters below the surface. Range of water issuing out is r on the ground. तो देखो इनिशियली 10 मीटर्स पे हमने होल किया और पानी का जो रेंज है वो हमें r मिल गया। What extra pressure must be applied on the water surface so that the range becomes 2r?
यहाँ पे और एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जब इनिशियली कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं किया था तो वो सिचुएशन तो हमारे स्टैंडर्ड सिचुएशन से मैच हो रहा है ना, जहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था। ये स्पीड कितना आया था, अंडर रूट ऑफ 2gh, वेर h इज 10 मीटर्स। और अभी मुझे रेंज को 2 टाइम्स करना है, रेंज को डबल करना है। हमें पता है कि रेंज जो है वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फॉल होगा। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल स्पीड को बढ़ाने से क्या टाइम ऑफ फॉल चेंज होगा? वर्टिकल नो डायरेक्शन सर। में तो uy हमेशा जीरो होगा, तुम हॉरिजॉन्टली कितना भी स्पीड बढ़ा दो uy तो जीरो ही होगा, और हाइट ऑफ फॉल भी सेम ही होगा, तो टाइम ऑफ फॉल सेम रहने वाला। और मुझे रेंज को डबल करना, तो क्या ना इसे रेंज को डबल करने के लिए वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी डबल हो जाना चाहिए। अपन सिंपली यस सर। v को डबल करवा सकते, और अभी v को डबल करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने के बाद एफ्लक्स से जो स्पीड होगा वो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। तुम्हें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बर्नौलीज वापस बेसिक से डिराइव करो। तो इस केस में जो स्पीड होगा उसको v2 मान लेते हैं, और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स चूज कर रहा हूँ। इस केस में पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई किया P प्लस PATM प्लस रो GH, ये पॉइंट 1 का प्रेशर होगा। पॉइंट 1 का स्पीड अप्रोक्सीमेटली 0 है ना। पॉइंट 2 का यस प्रेशर सर। कितना, भार PATM, और उसका जो स्पीड है वो हाफ रो। अभी स्पीड को डबल करना है, 2v करना है, तो हाफ रो 2v का होल स्क्वायर, राइट। तो PATM कैंसिल हो गया, तो P प्लस रो GH इक्वल्स टू हाफ रो 2v का स्क्वायर मतलब 4v का स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज 2gh। तो RHS में क्या मिल रहा है हमें, 4 टाइम्स रो सर GH। 3 रोज। तो फाइनली प्रेशर जो है वो 3 टाइम्स रो GH आ जाएगा। तो दैट इज 3 इंटू रो, रो मतलब 10 टू द पावर 3, g मतलब 10, और हाइट मतलब 0.1। तो कितना आ रहा है ये? सो वो लोग ने एटीएम में दिया था, आई थिंक ऑप्शन डी। नहीं, बट ATM में भी 10 टू द पावर 5 होना चाहिए ना, कुछ पावर का फैक्टर गड़बड़ आ रहा है। मुझे लगता है ये हाइट मीटर्स में दिया है ना। अच्छा, मैंने सेंटीमीटर्स में दे दिया, सॉरी, ये मीटर्स में दिया हुआ है। तो 0.1 नहीं करेंगे ना, इंटू 10 ही कर देंगे। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, तो 3 ATM हो जाएगा, है ना। यस। ओके, क्वेश्चन 53। A water barrel stands on a table of height h. If a small hole is punched in the side of the barrel at its base, it is found that the resultant stream of water strikes the ground at a distance of r from the barrel. तो यहाँ पे भी रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये टेबल का जो हाइट है, ये हाइट h दिया हुआ है, और पानी का जो हाइट होगा बैरल के अंदर वही हमसे पूछा जा रहा है। इसको कैपिटल H मान लेते, और बॉटम पे होल कर दिया, तो इसका जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ 2gh। तो जो रेंज होगा वो टाइम ऑफ फॉल पे डिपेंड करेगा। टाइम ऑफ फॉल विल बी 2 टाइम्स हाइट ऑफ फॉल बाई g का अंडर रूट। तो रेंज को अपन, स्पीड जो है वो अंडर रूट ऑफ 2gh होगा, तो रेंज को स्पीड टाइम्स टाइम ऑफ फॉल ये लिख सकते हैं अपन। यस सर। डायरेक्टली भी लिख सकते थे, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ हाइट अबव द होल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ फॉल ऑफ एफ्लक्स। हमारा टारगेट है ये कैपिटल H निकालना, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर बाय 4h। ये कैपिटल H आ जाएगा। 54th, सिलिंड्रिकल वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है।
It is fitted with a frictionless piston of mass 10 kg and filled with water. A small hole of area 10 mm square is opened at a point 50 centimeters deep from the lower surface of the piston. तो यहाँ पे भी बर्नौलीज अप्लाई करके डिराइव करो. √2gh यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि पिस्टन ऊपर रखा हुआ है जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा हो. तो सवाल में जो कंडीशन दिया उसको फटाफट ड्रॉ कर लेते. सिलिंड्रिकल वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको A1 मान लेते, ये गिवन है. और इसके ऊपर जो पिस्टन रखा हुआ है, ये पिस्टन का मास दिया हुआ है 10 kg, तो ये एक्स्ट्रा 100 न्यूटन्स नीचे फोर्स लगा रहा होगा. स्मॉल होल ऑफ एरिया इज ओपन एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर्स डीप, तो ये h दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर्स. होल का एरिया A2 दिया हुआ, तो यहाँ से जो स्पीड निकलेगा V2, उसके लिए पॉइंट 1 और 2 पे बर्नौलीज लगा दो. प्रेशर एट पॉइंट 1 कितना होगा, P ATM प्लस इस 100 न्यूटन्स की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर 100 अपॉन एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1000 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर मतलब 0.1 मीटर स्क्वायर. सब कुछ SI में ले रहा हूँ, राइट. प्लस ρgh, रो मतलब 1000, g मतलब इंटू 10 तो 10 टू द पावर 4 इंटू h 0.5, राइट. ये प्रेशर एट 1 होगा. 1 का स्पीड नेग्लेक्ट कर लेंगे 2 के स्पीड के कंपैरिजन में, तो हाफ रो V1 स्क्वायर टर्म में नहीं लिख रहा. प्रेशर एट 2 इज P ATM प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, तो P ATM कैंसिल हो जाएगा. और देखो क्या मिलेगा इससे, 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2 टाइम्स V2 स्क्वायर. तो 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया सब जगह से. LHS में 6 इंटू 2 12, तो V2 की वैल्यू √12 आ रही है. √12 मतलब क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा होगा, 3.4. 3.4. ओके. Question 55. Laminar stream is flowing vertically down from a tap of cross-sectional area 1 centimeter square. At a distance 10 centimeters below, the area has reduced to half centimeter square. The volumetric flow rate of water from the tap must be how much? Okay. So कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे टैप में से जो पानी आ रहा है, मान लो ये टैप है, तो यहाँ से जो पानी आ रहा है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप ही पूछा है ना, तो यहाँ का अगर मैं किसी तरह स्पीड निकाल लूँ, ये स्पीड V1 मान लेते, तो ये वाला स्पीड मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया, ये हमें रिक्वायर्ड आंसर दे देगा फ्लो रेट. Yes, sir. और ये स्पीड निकालने के लिए और कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये जैसे जैसे नीचे जाएगा एरिया कम होने वाला. 10 सेंटीमीटर नीचे एरिया जो है वो हाफ हो गया, मतलब स्पीड डबल हो गया होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से. और अभी काइनेमेटिक्स अप्लाई कर दो. थर्ड इक्वेशन, फाइनल स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2gh. सो 3v1 स्क्वायर इज 2gh, v1 स्क्वायर इज 2 इंटू 10, h मतलब 0.1 अपॉन 3, तो रिक्वायर्ड स्पीड √2/3 आ रहा है मीटर्स पर सेकेंड में. तो फ्लो रेट जो होगा वो एरिया कितना, 10 टू द पावर -4 इंटू, कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस है बट इससे आंसर आ जाएगा. बट ये फ्लो रेट हमने जो निकाला उसका यूनिट्स क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड ना, हमने तो SI में निकाला था. बट ऑप्शंस में यूनिट्स देखो क्या दिया हुआ है, लीटर्स पर मिनट.
तो सेकेंड्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे डिनोमिनेटर में पर सेकेंड के बजाय पर मिनट चाहिए, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, यस और मीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं फर्दर 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2/3 का अंडर रूट, तो ये हमें लीटर्स पर मिनट में मिल जाएगा, राइट। तो ये वाला 0 और 1000 के 3 जीरोस 10⁻⁻4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 टाइम्स 2/3 का अंडर रूट लीटर्स पर मिनट। तो देखो ये 6 से थोड़ा कम होना चाहिए ना, 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा? 6 से थोड़ा बी कम, ऑप्शन बी, राइट। Question 56. A horizontal right angle pipe has a cross sectional area of 10 centimeter square और पानी का स्पीड दिया हुआ है, ये तो अपन कर चुके हैं ना, ऐसा सवाल। v स्पीड, तो यहाँ पे रो ए वी स्क्वायर और यहाँ पे रो ए वी स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा? √2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर। पानी का डेंसिटी 1000, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻³ इंटू 400, तो 400 √2 मतलब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। Jet of water having velocity of 10, cross sectional area of 2, hits a flat plate perpendicularly with the water splashing out parallel to the plate। मतलब वो रिबाउंड नहीं कर रहा ना, पैरेलल टू द प्लेट जा रहा है, मतलब फाइनल स्पीड 0 मान लेंगे, तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा? सिंपली रो ए वी स्क्वायर, ये भी कर चुके हैं अपन। यूनिट्स का ध्यान रखना, बाकी आसान है सवाल। तो क्या आ रहा है फाइनली आंसर? 20 न्यूटन्स। यस सर 58. Equal volumes of immiscible liquids of densities rho and 2 rho are filled। दोनों के हाइट सेम है, लिक्विड्स के h और h। 2 holes are punctured at a depth of ये h/2 और ये 3h/2। If v1 v2 are the velocities at these 2 holes, then v1 by v2। देखो इसमें से v1 को तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, v1 जो होल है उसके ऊपर खाली एक ही कैटेगरी का लिक्विड और उस लिक्विड का हाइट h/2, तो v1 को तुम डायरेक्टली √2gh/2 मतलब √gh। बट v2 के कैलकुलेशन के लिए तुम्हें वापस बेसिक से अप्लाई करना होगा। 0.1 और 0.2 मान लो इधर। प्रेशर एट 0.1 इज PATM प्लस ρgh प्लस 2ρgh/2। रो लिक्विड का हाइट h और 2 रो लिक्विड का हाइट h/2। ये 0.1 पे प्रेशर होगा, 0.1 का स्पीड नेग्लिजिबल इक्वल्स टू 0.2 का प्रेशर PATM प्लस हाफ, यहाँ पे रो क्या लेंगे अपन? हाफ रो वी स्क्वायर में रो को 2 रो लेंगे, 2 है ना। ये इससे बच के रहना, ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन होता है। तो ये 2 और 2 कैंसिल, PATM भी कैंसिल, LHS में ρgh प्लस ρgh 2 ρgh आ जाएगा LHS में इक्वल्स टू रो v2 स्क्वायर, रो भी कैंसिल, तो v2 की वैल्यू क्या आ रही? √2gh, तो v1/v2 1/√2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझा ही सबको? यस ओके। Question 59. Horizontal pipeline carries water in a streamline flow at a point along the tube where the cross-sectional area is 10⁻⁻² meters square. Water velocity is given 2 meters per second और वहां का प्रेशर भी दिया हुआ। The pressure of water at another point where cross-sectional area is 0.5 into 10⁻⁻² meters square। तो देखो ऐसे सवालों में बर्नौलीज अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए, उसके लिए स्पीड चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻² और फर्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दिया हुआ है
सेकेंड पॉइंट पे एरिया हाफ हो गया ना, 0.5 इंटू 10⁻⁻², तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा। सेम टाइप का ही सवाल है ये। तो सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए बर्नौलीज लगा दो। प्रेशर एट पॉइंट 1 8000 प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर विच इज 16। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है आंसर? P2 चेक करके बताओ। C 2000 आ रहा है। ओके, question number 60. Water is pumped from a depth of 10 meters and delivered through a pipe of cross section 10⁻⁻² meters square. If it is needed to deliver a volume of 10⁻⁻1 meter cube per second, if volume flow rate दिया हुआ है, what is the power required? देखो ये जो डेप्थ है, मतलब बेसिकली पानी को अपन 10 मीटर्स हाइट तक पहुंचा रहे। कंटेनर में पानी का स्पीड 0 रहा होगा, राइट? और जिस पाइप से उसको पहुंचा रहे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻² दिया हुआ है और वॉल्यूम फ्लो रेट 10⁻⁻1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पानी ने जो स्पीड एक्वायर किया होगा वो इससे अपन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन एरिया। तो इसका मतलब पानी को 10 मीटर्स पर सेकेंड का स्पीड प्रोवाइड करना है, राइट? Yes. पावर इज रेट ऑफ वर्क, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वर्क डन इन 1 सेकेंड, वर्क डन बाय द पंप इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना पानी का कितना वॉल्यूम हम ऊपर पहुंचा देंगे? रेट दिया हुआ है 10⁻⁻1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 10⁻⁻1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। पानी के इस वॉल्यूम को अपन ने ऊपर पहुंचा दिया 10 मीटर्स की हाइट पे। तो ऐसा करने के लिए जो वर्क करना पड़ा होगा उसी को अपन पावर बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये वर्क डन 1 सेकेंड में ही होगा। और वर्क डन को अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। इसका मास क्या होगा? 10⁻⁻1 मीटर क्यूब पानी का मास कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू 1000, तो 100 kg मास होगा। तो डेल्टा पी मतलब mgh 100 इंटू 10, और हाइट भी 10 दिया हुआ है तो इंटू 10, एंड डेल्टा के क्या होगा? हाफ इंटू m 1000, सॉरी m मतलब 100 kg इंटू v स्क्वायर मतलब एक और 100। तो कितना आ रहा है ये? 10⁻⁴ 1.5 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, या फिर इसको मैं 15 किलोवाट्स बोल सकता हूँ, राइट? समझ में आया ये सब? हमने बेसिकली पावर निकालने के लिए सिंपली वर्क डन निकाल लिया 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में जो पानी को पहुंचाया जा रहा है उसका मास हमने कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम फ्लो रेट से, है ना? और पानी के उस मास पे अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम का मॉडिफाइड वर्जन अप्लाई कर दिया। ये सबको पता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम का मॉडिफाइड इक्वेशन? सर हाँ बताओ। यहाँ पे फोर्स इनटू वेलोसिटी नहीं लगा सकते? लेकिन फोर्स कौन सा लेगा? ये इसमें कैसे कैलकुलेट करेगा? जो 0 से v जाना। हाँ बट 0 से v के लिए फोर्स क्या लेगा? सर वही रो ए वी स्क्वायर जो पाइप पे वो लगा है। अच्छा, 0 से v जा रहा है तो पंप ने जो फोर्स लगाया होगा वो रो ए वी स्क्वायर होगा, यही बोल रहे हैं ना? यस सर। नहीं, बट उसमें हाइट का फैक्टर नहीं आया ना। तूने जो बोला वो तो खाली 0 से v, हाँ वो कंटेनर से पाइप का। बट ऊपर वो कंटिन्यूसली जा रहा है ना। यस सर, समझ गया। ठीक है, फिर देखो एक्सरसाइज 1 का फाइनल क्वेश्चन। यहाँ पे 3 वाटर टैंक्स दिया हुआ है,
they have the same volume, same height. तीनों में height और volume same है. If a small hole is punctured near the bottom, which one will be the first to get empty? Okay. देखो ये सवाल में कंपैरिजन 1 और 2 के बीच में होगा ना. 3 में तो मुझे पता है अंडर रूट 2gh की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से बाहर जा रही है ना. तो अगर मैं 1 और 2 में कंपेयर करूं, और कंपेयर करने के पर्पज से अगर मैं h/2 पे एक रेफरेंस लाइन बना दूं, तो मुझे बताओ 1 के लिए रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला वॉल्यूम ज्यादा है कि नीचे वाला, कंटेनर 1 के लिए. ये वॉल्यूम्स को अगर मैं V1 और V2 मार्क कर दूं, कौन सा वॉल्यूम बड़ा है? सर V1 और कंटेनर का V1 V2 से बड़ा है. और कंटेनर 2 में नीचे वाला V1 होगा और ऊपर वाला V2 होगा, क्योंकि उसका शेप एग्जैक्टली उल्टा है ना. यस सर. कौन से कंटेनर को लीस्ट टाइम लगेगा? सर लीस्ट 2. टाइम मतलब नहीं, आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, लॉजिक पूछ रहा हूँ. लीस्ट टाइम मतलब अगर मैक्सिमम वॉल्यूम इन एनी कंटेनर गोज विद ग्रेटर फ्लो रेट, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम ग्रेटर फ्लो रेट से एम्प्टी हो रहा है तो वो कंटेनर ज्यादा फास्ट एम्प्टी होगा ना, राइट? यस सर. अभी देख, कंटेनर 1 में अगर मैं होल करता हूं, तो अगर मैं कंपेयर करूं h से h/2 हाइट जाने के लिए, h से h/2 हाइट जाने के लिए कौन से कंटेनर में ज्यादा टाइम लगेगा? अगर कंटेनर 1 और कंटेनर 2 इन दोनों में अगर मैं होल्स कर दूं, तो तू देख पा रहा है यहाँ पे कंटेनर 1 को h से h/2 हाइट डिक्रीज करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. यस इसको सर. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, मैथमेटिकली तो प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होगा यार. ऐसे सवाल को थोड़ा लॉजिकली अपन को सोचना चाहिए. इनिशियली तो दोनों में से सेम सेम स्पीड से पानी निकल रहा होगा, राइट? अंडर रूट ऑफ 2gh, इनिशियल हाइट सेम. बट इन दोनों रीजन को देख, पानी इन दोनों रीजन से कम हो रहा है ना, कंटेनर 1 और 2 में. यस और नो? यस सर. कौन से कंटेनर में हाइट जल्दी कम होगा? कौन से कंटेनर में 1 और 2 में से कौन से कंटेनर में हाइट जल्दी कम होगा? 2. 2 में ना, क्योंकि उसका एरिया कम है. ये वाला जो एरिया मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पानी का वॉल्यूम यहीं से कम हो रहा है, ब्लू वाले रीजन से. और क्योंकि ब्लू वाले रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 में कम है, तो उसका हाइट जल्दी ड्रॉप डाउन हो जाएगा. वेर एस 1 में हाइट को ड्रॉप डाउन होने में टाइम लगेगा. इसका मतलब h से h/2, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, h से h/2 जाने के लिए कौन से कंटेनर में फ्लो रेट ज्यादा रहा होगा? मैं यहाँ पे ये कमेंट कर रहा हूँ सबसे पहले कि h/2 जाने के लिए कंटेनर 1 का जो हाइट है वो कंटेनर 2 की हाइट से हमेशा ज्यादा रहा होगा. ये बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि कंटेनर 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है. तो ऑन एन एवरेज कंटेनर 1 का जो हाइट है वो ज्यादा रहा होगा. तो कंटेनर 1 का जो स्पीड है विच डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ 2gh1, वो ज्यादा रहा होगा कंटेनर 2 से. तो कहना है फ्लो रेट ऑफ कंटेनर 1 इज मोर. h से h/2 तक खाली करवाने के कंपटीशन में कौन विन किया? जिसका फ्लो रेट ऑन एन एवरेज ज्यादा रहा होगा. समझा ये लॉजिक? कंटेनर 1 का फ्लो रेट ज्यादा होगा ना फ्रॉम h से h/2, और h से h/2 में कंटेनर 1 का वॉल्यूम भी ज्यादा है. तो अगर मैं ये दोनों वॉल्यूम्स को कंपेयर करूं, जो ज्यादा वॉल्यूम है V1 एंड V1, कौन से कंटेनर में ये दोनों वॉल्यूम्स में से कौन से कंटेनर में ज्यादा रेट से ये वॉल्यूम गायब हो रहा है? कंटेनर 1 या 2?
कंटेनर 1 ना, क्योंकि कंटेनर 1 पे ये ज्यादा हाइट पे, कंटेनर 2 पे ये लोअर हाइट पे होगा। तुम लोग को ये लॉजिक समझ में आया? आई नो ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, थोड़ा सा अपन इंट्यूशन यूज कर रहे हैं, बट ये इंट्यूशन भी समझ में आ रहा है मैं कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, या कंफ्यूजिंग लग रहा है? क्या आंसर होगा बताओ इसका? 1 का टाइम ज्यादा हो, 1 को टाइम कम लगना चाहिए ना, 1 जल्दी एम्प्टी होगा। सर वो H1 और H2 का रिलेशन नहीं समझ आ रहा हूँ। देख मैं रिलेशन नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने एक रेफरेंस लाइन मान लिया, ये हाइट को मैंने h/2 मान लिया और टोटल हाइट को मैंने h मान लिया। तो यहाँ पे देख, मैं देखो लॉजिक वापस बता रहा हूँ मैं क्या लॉजिक यूज कर रहा हूँ। h से h/2 का अगर मैं देखूंगा, मान लेते दोनों कंटेनर्स को मैं h से h/2 एम्प्टी कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। तो h से h/2 एम्प्टी करने के लिए कौन से कंटेनर में ऑन एन एवरेज हाइट ज्यादा रहा होगा हमेशा? यहाँ पे हाइट जल्दी कम हो रहा होगा ना, हाइट डिक्रीजेस क्विकली। तो अगर हाइट जल्दी कम हो गया तो पानी का जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, जिस जिस रेट से पानी होल से बाहर निकल रहा होगा, वो भी कम हो जाएगा। समझ रहा है लॉजिक? वेरएज यहाँ पे हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। एच का कम होना मतलब क्या चीज कम होना? कौन से दो चीज डायरेक्टली रिलेटेड है? एच का कम होना मतलब फ्लो रेट कम होना ना। तो जिसमें भी एच जल्दी डिक्रीज होगा, एच डिक्रीजेस क्विकली, इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या होगा? फ्लो रेट डिक्रीजेस एट अ फास्टर रेट, है ना? ये बोल सकते हैं अपन। यस सर। और फ्लो रेट अगर फास्टर रेट से डिक्रीज कर रहा है तो उस कंटेनर को ज्यादा टाइम लगेगा ना। जिस भी कंटेनर में फ्लो रेट फास्टर रेट से डिक्रीज कर रहा है, दैट कंटेनर विल टेक मोर टाइम। यस सर। सो अपन जो लॉजिक यूज कर रहे हैं वो सही है ना? फिर अपन जो लॉजिक यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंटेनर 2 का फ्लो रेट जल्दी कम हो रहा होगा, क्योंकि उसका हाइट जल्दी कम हो रहा है, राइट? तो इस लॉजिक से कंटेनर 1 का फ्लो रेट हमेशा कंपैरेटिवली ज्यादा रहा होगा। तो ऑप्शन ए, कंटेनर 1 सबसे जल्दी एम्प्टी होगा, राइट? ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। ओके ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर।